MAC चैनल में साइंस ईजी में आप लोगों का वेलकम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं वर्क किसे कहते हैं। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, ये बॉडी है, जब इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स के डायरेक्शन में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों को प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक बॉडी और इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेस हो गई बॉडी यहाँ 10 मीटर। और अगर ये फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सीधे आप लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर मीन्स 20 जूल। और अगर ये फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और दोनों के बीच एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S और ये इक्वल टू होता है FS cos थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल है। F वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क W ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो रहा है, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट होगा। और डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB और थीटा। तो यहाँ A की जगह F है और B की जगह S है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री अगर बन रहा है तो cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो एक चीज़ हमको ये मिली कि अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और वर्क भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क में भी निगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क में भी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अगर वर्क हो रहा है तो वो वर्क पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो रहा है तो वर्क निगेटिव। यहाँ आप देखें W इक्वल टू FS cos थीटा। तो देखिए, अगर थीटा नंबर 1 इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा FS और cos 90। तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो वर्क इक्वल टू FS इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो वर्क आप देखिए इस केस में जीरो हो रहा है, इस केस में वर्क जीरो हो रहा है। मान लीजिए, देखिए ये है, इसको हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं
इसको ये चीज़ यहाँ है, इसको हम फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। फोर्स हमने लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हुआ S। दोनों का डायरेक्शन एक है तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो वर्क किया वो F इंटू एस। एफ की जगह अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया और ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 20 जूल। हमने 20 जूल वर्क किया, मेरा वर्क डन 20 जूल हुआ। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस पर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी इस पर फोर्स लगा रही है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो अब यहाँ आप देखिए कि ग्रेविटी ऐसे लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए ऐसे हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है ऐसे, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हुआ। हमने तो वर्क किया 20 जूल हमने वर्क किया, मगर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा 0 होगा। और यहाँ से अगर इस चीज़ को अगर हम यहाँ से उठा करके मान लीजिए ये है, अब यहाँ से उठा करके हम ऊपर ले आ रहे हैं, इस पर फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और इसको हमने 1 मीटर की ऊंचाई तक ले आए। तो अब यहाँ आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये और फोर्स का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री 180 बना, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इक्वल टू -FS हो जाएगा। तो ये वर्क डन निगेटिव में जाएगा। हमने तो वर्क पॉजिटिव में किया, हम इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, एंगल 0 दोनों के बीच, तो हमने तो मैक्सिमम वर्क किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हमने तो वर्क किया, मगर वर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, हमारा वर्क पॉजिटिव हुआ, हम इस पर फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो हमारा तो वर्क पॉजिटिव हुआ। मगर वर्क बाय ग्रेविटी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल 180 बना, cos 180 -1 होता है, तो W इक्वल टू -FS हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, माइनस हुआ। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन निगेटिव भी होता है, और वर्क डन 0 भी होता है। तो वर्क डन की मैं डिफिनेशन लिखूं, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क डन, वर्क इज said to be done. Work is said to be done whenever a force acts on a body. Whenever a force acts on a body. Work is said to be done whenever a force acts on a body and body moves through some distance, and body
body moves through some distance in the direction of force, in the direction of force. तो ये वर्क हुआ. तो work is said to be done whenever work is said to be done whenever work is said to be done whenever a force acts on a body move through some distance in direction of force. तो ये बात समझ में आई. अब जो है देखिए इसमें कुल कई केस होंगे. तो पहला केस ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है. ये वर्क की ये जो डिफिनीशन हो गई. तो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ और वेक्टर एस. इसका डॉट प्रोडक्ट जो वर्क होता है और ये होता है एफ एस कॉस थीटा. अब अगर एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अगर फर्क है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे वर्क इक्वल टू एफ एस. और इसमें आप देखें कितने केसेस बन सकते हैं. केस नंबर वन if theta is equal to 0 such then the direction of displacement is in the direction of force. तब क्या होगा, तब वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, थीटा की जगह आप जीरो रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ आप 1 लिखेंगे तो ये मैक्सिमम वर्क होगा. मैक्सिमम वर्क. अब केस नंबर 2 देखें. अगर मान लीजिए ये थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक. तो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी. कॉस थीटा की जो वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1. 0 और +1 के बीच में आएगी वैल्यू कॉस थीटा की. अगर ये 90 डिग्री से कम है तो 0 और 1 के बीच में आएगी. तो वर्क कितना होगा, तो वर्क हो जाएगा 0 और 1 के बीच में जो इसकी वैल्यू आएगी, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा. और केस नंबर 3 देखिए. अगर थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो थीटा मान लीजिए इक्वल टू थीटा 90 और 180 के बीच में अगर है, तो 90 और 180 के बीच का जो एंगल होता है थीटा वो निगेटिव होता है. समझ में? तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, ये वैल्यू निगेटिव में आएगी. अगर 90 डिग्री से यहाँ मैं लिखूँ इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है
तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो वर्क डन निगेटिव में आएगा। ठीक, तो यहाँ आप देखें इस वाले केस में मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मान लीजिए फोर्स है, और ये देखिए ये अक्यूट एंगल बन रहा है थीटा। थीटा जो है अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मीन्स कितना होता है 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच कोई एंगल है अगर, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सेकंड केस में देखें, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स अगर आपका इधर लग रहा है ऐसे, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर है 20 मीटर और फोर्स यहाँ लग रहा है 120 लग रहा है डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो cos 120 की वैल्यू आप निकालें, cos 120 को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। ठीक, और cos 90 प्लस 30 क्या होता है, cos 90 प्लस 30, ये 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos 90 प्लस 30 ये पहला, ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मगर कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, ये साइन पॉजिटिव, और कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos 90 प्लस 30 आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ये साइन हो जाएगा 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा साइन हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot 90 प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा, sec 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये उसका को फंक्शन हो जाएगा, मगर साइन पर आपको ध्यान देना है कि साइन क्या होगा उसका। तो इस cos 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30, साइन cos 90 प्लस 30 ये साइन 30 हो जाएगा, मगर ये साइन 90 प्लस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो साइन 30, तो cos 120 की वैल्यू होगी माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसको मैं मिटा दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो अब यहाँ देखें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो फोर्स की जगह आप लिखेंगे, मान लीजिए फोर्स 10 न्यूटन है, तो फोर्स की जगह लिखेंगे 10 और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे 20 और cos 120। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू आपने निकाला -1/2 cos 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब ये माइनस है, ये हम माइनस जू, तो वर्क डन देखिए यहाँ माइनस हो रहा है। वर्क डन माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ऊपर है। तो याद रहे कि अगर अक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा अगर एंगल,
तो वर्क डन निगेटिव में जाएगा, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव में जो हो जाएगा। और अगर दोनों का अगर एंगल एक है, सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर जीरो है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? इसलिए कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक ना। तो यहाँ अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये केसेस हैं। अब इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये जितना हम अभी बता रहे हैं, डायरेक्ट आपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट में, तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम निकाल रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, ठीक ना। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है। कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो एंगल है कॉस थीटा वो रख देंगे। इसकी बात समझ आई? मगर अगर वर्क डन मान लीजिए आपका, अगर इसका वर्क डन फोर्स अगर वेरिएबल नहीं है तब क्या होगा? अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है तब क्या होगा? अब इसको जरा पहले वेक्टर के फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। एक चीज और आप देखें, इसको समझ टाइम मिलेगा तो आगे बात होगी। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करने, देखिए मान लीजिए अगर वर्क डन डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हम ले लेते हैं ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है और वर्क मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, और ये आपका गोल चीज देखिए, ये मान लीजिए आपका ये सारी थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ और ये मान लीजिए आपका ये, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए ये फोर्स का ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ये फोर्स का है, ठीक, इसको हम लिख लें R1, ये फोर्स का पोजीशन वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट का ये पोजीशन वेक्टर। चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ये। और इसके देखिए ये फोर्स के तीन कंपोनेंट होंगे। फोर्स का मान लीजिए ये फोर्स है, ये अगर मान लीजिए ये फोर्स है, तो फोर्स को हम तीन कंपोनेंट में हम बांट सकते हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस, और तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस। तो इसका जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो मान लीजिए ए एक्स है, और इसका जो वाई डायरेक्शन का वो मान लीजिए ए वाई है, ठीक, और जो जेड वो मान लीजिए ए जेड है, एफ जेड, सब एफ कर दीजिए आप, एफ जेड, तो नेट फोर्स जो होगा इसको हम लिख सकते हैं तीनों का वेक्टर सम। आपने एक्स को तीन कंपोनेंट में जो रिजॉल्व कर दिया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन,
तो आपको ये पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आप मैग्नीट्यूड लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड, और ये चूंकि x डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इसका x है, तो x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें मैग्नीट्यूड में, तो ये x डायरेक्शन का फुल वेक्टर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से fy यूनिट वेक्टर j से मल्टीप्लाई कर दें, fz यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई कर दें, तो f इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा। और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप, ये वेक्टर है, इसको भी आप 3 पार्ट में आप रिजॉल्व कर दीजिए, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन, ये z, ये x और y। ठीक, तो s डायरेक्शन का हो जाएगा मान लीजिए s, y डायरेक्शन का इसका जो कंपोनेंट है वो s, sy, और z डायरेक्शन का मान लीजिए है s, z। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू हो जाएगा तीनों का वेक्टर सम, s डायरेक्शन में x डायरेक्शन का वेक्टर प्लस y डायरेक्शन का वेक्टर प्लस z डायरेक्शन का वेक्टर। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर s इक्वल टू x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फुल वेक्टर आ जाएगा। y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और z डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। बात समझ में? तो अब यहाँ देखें, अगर हम वर्क डन निकालें, यहाँ पर वर्क डन, अब ये वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, तो W इक्वल टू हो जाएगा, F के जगह आप ये लिखें Fx I प्लस Fy j प्लस Fz के, और डॉट, इसके बाद अब डॉट लगाएं, डॉट लगाने के बाद फिर S x डायरेक्शन का प्लस डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का और y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, और डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन का और इसका यूनिट वेक्टर k। ठीक, तो अब यहाँ आप देखें, ये अगर आप i में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर थीटा अगर 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो i डॉट i में थीटा अगर 0 हो जाए तो कॉस 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 तो a डॉट b कितना हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा ए बी। ठीक इसी तरह से आप देखें यहाँ पर कि अगर i डॉट i है तो i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इस i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों i डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में दोनों है, i x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो ये 0 एंगल 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो ये 1, तो ये हो जाएगा 1, मीन्स i डॉट i j डॉट j और k डॉट k ये 1 होगा। मगर अगर आप i डॉट k करें मान लीजिए, या i डॉट j करें वेक्टर i डॉट, तो इसमें मैग्नीट्यूड इसका 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू एक, देखिए x डायरेक्शन ऐसे जाएगा और j डायरेक्शन ऐसे होगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो i का j में डॉट प्रोडक्ट 0, j का k में डॉट प्रोडक्ट 0, मगर i का i से डॉट प्रोडक्ट 1, j का j से डॉट प्रोडक्ट 1, k का k से डॉट प्रोडक्ट 1। तो इस केस में
आप देखें वर्क डन, देखिए आई का, देखिए एफ एक्स आई का इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ एक्स आई और एस एक्स जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई है ना, ये आई है। तो आई का आई में जो मल्टीप्लाई है, देखें आई का आई में मल्टीप्लाई 1 होगा और एफ एक्स का एफ जेड में मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स और एस एक्स। अब एफ एक्स आई का इसमें आप जे में करेंगे या के में करेंगे तो आई का जे में 0 हो जाएगा, आई का के में 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से यह एफ वाई का एस एक्स आई में मल्टीप्लाई, जे का आई में 0 हो जाएगा, जे का जे में 1 होगा, तो एफ वाई एस वाई होगा। ठीक इसी तरह से ये एफ जेड और एस जेड होगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक, तो इस बार एक मान लीजिए देखें, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए दिया हुआ है 2y + 3j + 4k और फोर्स दिया हुआ है 4i + 1j + 0k। अब इसमें इसका वर्क डन अगर निकालना है f डॉट s, तो आप लिखेंगे f की जगह लिखेंगे 4i + 1j + 0k और डॉट 2i + 3j + 4k। तो यहाँ आप देखें वर्क डन कितना हो जाएगा, i का i में करेंगे 4 2 जा 8, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड f का i वाला जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए 4 है और यहाँ पर s का i वाला मैग्नीट्यूड 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप प्लस देखिए j का मैग्नीट्यूड 1 और यहाँ j का मैग्नीट्यूड 3, ये हो गया। अब प्लस k का मैग्नीट्यूड 0 और यहाँ k का मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये हो जाएगा 16 + 1 + 3 और प्लस 0, तो ये हो जाएगा 19 जूल। इस तरह से हम वर्क डन निकालते हैं। ठीक, तो ये तो बात रही ये कांस्टेंट फोर्स की, कि अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा। ठीक, और फोर्स अगर कांस्टेंट अगर नहीं है, अगर फोर्स वेरिएबल है, तब क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इधर आप ले लें, इधर आप ले लें डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस, इस पर आप ले लें डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आप ले लें डिस्प्लेसमेंट एस और वाई एक्सिस पर ले लें फोर्स, इस पर डिस्प्लेसमेंट ले लें, इस पर फोर्स ले लें। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आप, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा। ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स को बढ़ना नहीं है। फोर्स यहाँ मान लीजिए 20 न्यूटन है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे इसकी ये जो वाई एक्सिस की ये जो डिस्टेंस है वो बराबर बना रहेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा। बात समझ में आई।
और ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस और क्रॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में हैं तो W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। सीधे आप मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, अब मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ S1 से S2 तक जा रहा है और फोर्स मान लीजिए F है, फोर्स F न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, S1 से S2 तक। ठीक, तो फोर्स यहाँ से यहाँ आप ले लेंगे F, ये F हो जाएगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से यहाँ S1 और यहाँ से यहाँ S2, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S2 माइनस S1, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ S2 माइनस 1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा S2 माइनस S1 यूज, ये फोर्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट S1 से S2, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस S1 है और यहाँ से यहाँ S2 है, और S1 से S2 तक वो पार्टिकल जा रही है, तो कितना डिस्टेंस तय करी, यहाँ से यहाँ ओरिजिन से यहाँ S1, यहाँ ओरिजिन से S2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा S2 माइनस S1। अगर आप देखिए ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो इसके नीचे का जो ग्राफ होगा, ये इसका जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा। मान लीजिए ये A B C D, तो ये वर्क डन हो जाएगा एरिया A B C D, इसका एरिया आप निकालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा ये। तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है ये, मगर फोर्स अगर वेरिएबल होगा और डिस्टेंस के साथ साथ अगर फोर्स भी इंक्रीज करता जा रहा है तो इसका मान लीजिए कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह से बन रहा है। तो मान लीजिए वो बॉडी A से B तक जा रही है, तो आपको निकालना है वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा A से B तक जाने में टोटल वर्क डन, तो A से B तक जाने में टोटल वर्क डन क्या होगा, एरिया मान लीजिए M N है, तो वर्क डन बाई एक्टिंग फोर्स F and displacement थ्रू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए MN, या ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का S है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू एरिया A M N B, ये हो जाएगा ये वर्क डन। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए टोटल S है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का टोटल S है। अब फोर्स वेरिएबल है, तो अब आप मान लें इसमें से एक स्मॉल डिस्टेंस ds काट लीजिए, स्मॉल डिस्टेंस ds आप ले लीजिए, ds। ठीक, और यहाँ से बॉडी मान लीजिए यहाँ आ रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये ds इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप ये मान सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ है उतना फोर्स यहाँ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट ds इतना छोटा है कि आप मान सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ है, देखिए यहाँ का फोर्स यहाँ आ रहा है और यहाँ का भी फोर्स देखिए नियर अबाउट यहीं पर आ रहा है। बहुत यहाँ पर डिस्टेंस में फ़र्क नहीं है, फोर्स में बहुत फ़र्क नहीं है।
तो आप यहाँ के फोर्स को और यहाँ के फोर्स को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। डी एस बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि डी एस टेंड टू जीरो है। जीरो तो नहीं है मगर जीरो के करीब है ये। बात समझ में आई? तो वर्क डन बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस का जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल ही होगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये यहाँ का डिस्टेंस जो है S1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S1 है ओरिजिन से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S2 है। ये S1 डिस्टेंस पर है और ये S2 डिस्टेंस पर है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट आप कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एफ, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट का मतलब ये है कि पूरा वर्क डन आ गया। अब यहाँ आप लिमिट रख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ आप जो डी एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये जो डी एस है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये पीछे की तरफ कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है S1 है, तो इसकी लोअर लिमिट S1 होगी। और यहाँ कहाँ तक जाएगा, यहाँ आएगा S2 तक, ये डिस्टेंस S2 है, ये S2 है। तो ये वर्क डन आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F ds, और इसकी आप लिमिट रखें S1 से S2, या इसको आप लिख सकते हैं W इक्वल टू S1 से S2 F ds, F ds cos थीटा। ये आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक, तो ये वैल्यू निकल जाएगी इस तरह से। तो ये किसके लिए है, फोर्स अगर वेरिएबल हो तब, ये फोर्स अगर वेरिएबल हो तब आप ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक एग्जांपल बता करके मैं छोड़ रहा हूं आपको। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग, एग्जांपल, particle moves along x-axis from x equal to 0 to x equal to 5, x equal to 0 to x equal to 5, और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका लग रहा है F इक्वल टू, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोर्स का, F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो आपको वर्क डन निकालना है। अब देखिए सोल्यूशन, अब ये वेरिएबल फोर्स है, x की जगह पर 0 अगर आप रख दें तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स 7 न्यूटन है। x की जगह पर 2 रख दें तो 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और माइनस 2 2 जा 4, 12 में से 2 यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो ये -4, और ये +12 में से -4, तो ये कितना हो जाएगा +8, और 8 और ये 7, ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे x की वैल्यू बदल रही है, f की वैल्यू बदल रही है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल फोर्स के लिए आपका फार्मूला वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। तो वर्क डन F की जगह आप लिखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर
3x²। dx और लिमिट आप रख देंगे 0 से 5। तो 7x का 7 ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। और माइनस यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, हाँ इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर n, जैसे x n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर n+1/n+1। तो x का पावर 1 है तो 1+1/1+1 और +3, इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का 2+1/2+1। इसकी आप लिमिट रख दें 0 से 5, 0 से 5, ये तो 0 होगा। -2 इंटू x का 2/2, 0 से 1 और +3 इंटू x का 3/3 और ये हो जाएगा 0 से 5, 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और x की जगह एक मरतबा 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर और -x की जगह 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा और +3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ x की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 5 जा, यहाँ लिखेंगे 5 का 3 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0 तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 जा -25 और ये +5 5 जा 25, 25 3 जा 125, तो ये हो जाएगा 100 जूल। ठीक, सॉरी 3x² है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक मिनट यहाँ आप देखें, ये 7x है, ये सॉरी इसका ये इंटीग्रेशन जो है इसका ये 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 7x होगा, ये 7x होगा। तो ये और यहाँ 7x, तो 7x का 0 से 5, 7 की जगह x की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35 और माइनस इसके जगह 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा तो ये 35 होगा, ये 35। यहाँ सब में 35 ऐड कर दें आप, 35 इसमें भी देखिए 35, तो अब ये कितना आ जाएगा, 125 में से 25 माइनस हो जाएगा 135 जूल हो जाएगा। ठीक, देखिए मान लीजिए अगर ये x है तो x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x का n है तो x का पावर n+1/n+1। तो अगर कांस्टेंट का मैं को इंटीग्रेट करूं, मान लीजिए मैं इंटीग्रेट करूं 7 को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम एक किसी का पावर 0 1 होता है तो x का पावर 0 हम जो लिख दें अगर यहाँ तो x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 7 × 1 7 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं 7 है उसके बगैर में x का पावर 0 अगर हम लिख दें तो ये 7 ही ये रहेगा, हमने कुछ अलग से नहीं किया है। तो अब ये देखिए 7 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप ये जानते हैं x का पावर 0+1/0+1। ठीक, ये देखिए x की जगह पर यहाँ x है, x 0+n+1/n+1, यहाँ n x का पावर n है, यहाँ x का पावर 0 है तो n की जगह 0 रखेंगे तो 0+1/0+1 तो ये आएगा 7x, x का पावर 1, x का पावर 7x। तो इसका इंटीग्रेशन 7x होगा, ये गलती हो गई थी। और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी भी रेस्पेक्ट में तो वो 0 आएगा। ठीक, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है।
तो इस तरह से ये वेरिएबल फोर्स पर एक छोटा सा हमने अपना लेक्चर दिया। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस पर फोर्स से रिलेटेड और जाएंगे वर्क डन से। अभी पावर वर्क डन, एनर्जी और पावर, इस पर अभी और वीडियो कंप्लीट, इस पर 4-5 वीडियो और जाने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।